मुझे गांव की ज़्यादा मेमोरीज़ मेरे स्टक है दिमाग में। शहर में कब छोटे से मैं बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ABCD नहीं आती थी, B को D लिख देता था। रफ़ कॉपी में मैं उसको लेटर लिखता था कि कैसा है तू, क्या कर रहा है। उसकी यादें बहुत ही मीठी यादें हैं। मुझे तो अभी याद तो नहीं आ रहा, बट मैं थोड़ा बिल्ली की आवाज़ निकाल लेता हूँ या बकरी की आवाज़ निकाल लेता हूँ। बल चारों दिनों स्वामी मैं तुड़ा जयुलो। वो मैं एक कल्चरल ऐसा सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर बच्चे बूढ़े कोई भी आकर सीख सकता है। अभी हमने एक एक्टिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई है जो कि 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक होगी। उसमें हमने बॉलीवुड के बहुत ही लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर हैं पराग मेहता। आप ये मान के चलो, अगर कलाकार संरक्षित नहीं रहेगा तो कला कैसे संरक्षित होगी। एक्टिंग वर्कशॉप लेना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंडी सिनेमा के लिए जो एक सोच है, नीयत, वो अगर साफ नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री का ग्रो करना। आप मुंबई अगर स्ट्रगल करने जा रहे हो तो आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप काम करके जा रहे हो। गढ़लंका भीतरा बेके की होली डाली, गढ़लंका भीतरा बल अमुवा की डाली। नमस्कार, प्रणाम पैलाग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे जो मेहमान होने वाले हैं वो बहुत ही खास हैं। वो मल्टीटास्किंग आर्टिस्ट हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। वो न सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि सिंगर भी हैं और डायरेक्टर भी। तो चलिए बात करते हैं सर से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम। प्रोनेक्स प्रोडक्शन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पर आकर? बहुत ही अच्छा, एक्साइटेड हूँ, थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नर्वस होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले कि आपको नर्वस होने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपसे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके नाम बड़ा यूनिक है आपका नाम। जी। इस नाम के पीछे की आखिर स्टोरी क्या है वो? हाँ, स्टोरी मेरी एक्चुअली बहन बोलती थी मुझे नियो। उस टाइम पे मैट्रिक्स फिल्म आई थी, तो मैट्रिक्स फिल्म में जो हीरो है तो उनका नाम नियो था, और तो उन्होंने मुझे ऐसे प्यार से कभी नूरी कभी कुछ बोलती रहती थी, तो एक बार ऐसे नियो बोल दिया। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा। तो फिर मैंने जब अपना, मुझे घर में नवीन बोलते हैं, तो नवीन अच्छा, तो मीन्स, रियल नाम हाँ, आपका नवीन है? हाँ, तब तो नवीन बोलते ऑडियंस हैं। को ये बहुत अच्छा वो मिल चुका है कि नियो सर का जो रियल नाम है वो नवीन है। एक और नाम है जो डॉक्यूमेंट में है। तो डॉक्यूमेंट वाला नाम भी डिस्क्लोज कर दीजिए। वो बताऊंगा मैं। जी वो बहुत लंबा चौड़ा है, जी। तो इसलिए तो स्कूल में जो मेरा डॉक्यूमेंट वाला नाम था उसे बोलने में लोगों को दिक्कत होती थी। कोई आगे वाला पोर्शन बोलता था, कोई पीछे वाला पोर्शन बोलता था, कोई मेरी कास्ट बोलता था फरसवाण जी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मुझे नियो नाम जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका मतलब भी सेम है, नया। नियो मीन्स नया, ग्रीक लैटिन वर्ड है। तो धीरे धीरे मैंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे रखा और फिर मेरे दोस्त लोग बोलने लग गए। फिर आई थॉट एक स्टेज नेम होना बहुत ज़रूरी है जी। फॉर मी। तो नवीन मुझे थोड़ा ऑर्डिनरी लगा कि कोई बोलेगा अरे नवीन इधर आ जा, या अब आ रहे हैं स्टेज पर नवीन फरसवाण, तो वो थोड़ा सा लगा। फिर मैंने जी। कहा नियो कूल था, यूनिक भी तो था। उस टाइम पे उत्तराखंड में भी किसी का नाम है नहीं नियो, तो अभी तक भी नहीं है हाँ, नियो। आई गेस। तो मुझे इसलिए ये नाम रखा और सभी सोशल मीडिया वगैरह सब जगह यही नाम है। सर, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगी आपके नए गीत ओ मेरी सुआ का। तो किस तरीके का मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा उस गीत को लेके? पवनदीप सर के साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस है आपका उस गीत को लेकर? बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली इसकी जो कॉम्पोजिशन थी मुझे बहुत पसंद आई। जी। इसके जो लिरिक्स हैं सोलफुल हैं, इमोशनल हैं। एक लवर्स जो हैं वो बिछड़ रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इसमें ये टाइटल है कि सेपरेशन इज़ नॉट द एंड ऑफ लव। जी। कई मुश्किलें होती हैं या कई ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं जब इंसान को अपने प्रेमी से जुदा होना पड़ता है। तो ये जब थॉट मेरे पास आया था कि यार ऐसा है और थोड़ा म्यूज़िक डिफरेंट करना है, जो आजकल चल रहा है डीजे या डांस नंबर से थोड़ा सा अलग करना है, जी। ये अलग जॉनरा का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड ज्योति भाई का मुझे
कॉल आया था कि यार ऐसा ऐसा करना है, मैंने कहा आई एम इन। जी। या तो आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत उस अच्छा, गाने को बहुत अच्छा। लेकर। तो जैसे कि आपने बताया वो गाना थोड़ा हटके है, तो मतलब ऐसे कुछ लगा आपको कि मतलब बहुत अच्छा आपको, आपने बताया कि आपको एक्सपीरियंस उसका लगा। तो पवनदीप सर अभी फ़िलहाल उनका कुछ था, मतलब उनका एक्सीडेंट वग़ैरह हुआ था, उसके बाद शायद उनका ये पहला गाना है। यस यस, पहला गाना है। जी। तो ये चीज़ भी अच्छी लगी कि जब उन्होंने कम बैक किया, हाँ मतलब अभी जी। कम बैक कर रहे हैं, तो बहुत ही अपने पहाड़ को लेके उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, तो जी। बहुत अच्छा लगता है। जी। अब सर मैं जानना चाहूँगी आपसे जी। आपके बचपन के बारे में। आपने अच्छा। अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी और किस तरीके का, मतलब आपने जहाँ जो आपने बचपन जिया उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि बचपन में नियो सर कैसे थे? नोटोरियस थे, शैतान थे, कैसे थे? अरे भाई जी, बहुत बचपन की तो मुझे लगता है कि मेरा जो जितनी भी अभी तक मैं ज़िंदगी जिया हूँ, मुझे गांव की ज़्यादा मेमोरीज़ मेरे स्टक है दिमाग में, और जी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ है। शहर में कब छोटे से मैं बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन गांव की बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है गांव में, सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं गांव में पढ़ा, जी। और उसके बाद सेकंड पास करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर सेकंड पढ़ी, ओके। क्योंकि मुझे ABCD नहीं आती थी, बी को डी लिख देता था, और गिनती में मतलब बहुत ही कम, दो के पहाड़े आते थे मुझे मुश्किल से। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। जोड़ घटाना मैं राइट से शुरू करता था, तो बहुत ही मतलब पढ़ाई में भी डिफरेंस रहा होगा हाँ वहाँ हाँ, की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई पढ़ाई में में? हाँ। हिंदी गांव में स्ट्रांग थी, जी। तो हिंदी काफ़ी अच्छी थी मेरी, पर्यायवाची जो पहले यहाँ आके पहले मुझे एंट्रेंस देना पड़ा, तो जी। उन्होंने कहा कि तो बहुत वीक है, इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हुँ। मुझे गढ़वाली बोलनी आती थी, मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, तो उसमें मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि भाई ये इन्होंने आते थे बड़ी मतलब हिंदी बोलनी है, तो उसके उसके लिए स्कूल में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा, बहुत बच्चों बहुत से बात करना, टीचर्स से बहुत। बात करना। अरे आप ये मान के चलो, मैं टीचर से बात नहीं कर पाता था, और मैं रिसेस का वेट करता था कब रिसेस आएगी, कब मैं वॉशरूम जाऊंगा, कब मैं टॉयलेट जाऊंगा। कई कई बार तो मतलब निक्कर में ही कर देता था। तो ये तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा कि एग्जैक्टली, गढ़वाली आती थी और यहाँ आके थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा बिल्कुल। टीचर्स से बात करना और बच्चों से बात करना। तो ऐसी कौन-सी आपकी जो गाँव के स्कूल की कोई मेमोरी रही होगी जो अभी तक आपके दिमाग में है, कोई ऐसी? गांव में स्कूल में वही है, हम रिसेस में जाते थे क्रिकेट खेलने नीचे, तो लेट में आते थे, कभी बैंत खा लिया, वो बिल्कुल एकदम, वो भीमल का पेड़ होता ना, उसकी बैंत होती है, तो तो आपने अपने टाइम पे मार बहुत खाई है टीचर्स की? मार भी खाई है, और मतलब पनिशमेंट भी मिली है। मुर्गा बना के घुमाते थे, बट फॉर्चुनेटली मुझे मुर्गा कभी नहीं बनाया अच्छा। ना यहाँ ना वहाँ। तो फिर ये बेस्ट था कि स्कूल लाइफ में कभी पनिशमेंट नहीं मिली वैसी। हाँ, वैसी पनिशमेंट नहीं मिली। और स्कूल में हम शायद दवात से भी लिखते थे जब, तो कलम और दवात से जब लिखते थे, तो तब मतलब जब राइटिंग गंदी होती थी तब भी मार खाते थे हम लोग। और यही ऐसे है। कोई फ्रेंड्स हैं जो उस टाइम पे भी आपके फ्रेंड रहे होंगे और अभी तक आपके अभी साथ हैं? हैं। आप इनफैक्ट जो एक रफ कॉपी आती है ना, जी। मेरा दोस्त उस टाइम पे देहरादून रहता था, जी। बीच में वो चला गया था पढ़ने के लिए, तो रफ कॉपी में मैं उसको लेटर लिखता था कि कैसा है तू, क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। और उसकी यादें बहुत ही मीठी यादें हैं। वो भी ग्रे कलर का जो रफ कॉपी होती है ना, जी। उसमें लिखता था मैं उसको जी। लेटर हिंदी में, तो तो वो वो भी लेटर आपने कभी दिए उनको या? दिए दिए मैंने यहाँ से पहुँचवाता था जब गाड़ी जाती थी, तो ये जी। मेरे दोस्त को दे देना। उसके लिए एक फ्रेम भी गिफ्ट करता था उसके बर्थडे के दिन। जी। तो मुझे अभी भी याद है, मतलब अभी सडनली मुझे याद आया कि ऐसा भी हमने किया है, वो भी कब, सेकंड क्लास में। तब जब बच्चों को थोड़ी बहुत भी अक्ल नहीं होती उस टाइम पे एग्जैक्टली, आप अपनी दोस्ती निभाने के लिए यहाँ से लेटर्स भेज रहे थे अपने दोस्त को। बिल्कुल। हमने ककड़ियाँ चोरी है साथ में, नारंगी के पेड़ पे गए हैं साथ में, और रात होती थी तो सब सोए हुए होते थे, लोगों के खेतों में ककड़ियाँ छोड़ने जाते थे। ये है। फिर दादाजी, एक सबसे नोटोरियस चीज़ मेरी ये थी कि मैं उस टाइम पे, बच्चे होते थे कुछ पता नहीं, दादाजी लोग जो बीड़ी पीते थे, ये मैं
इस पॉडकास्ट में पहली बार बोल रहा हूँ और मेरे घर वाले डांटेंगे मुझे बहुत कि कोई ये बात क्यों नहीं, बताया। डांट सुन लेना थोड़ी सी। लेकिन ऐसा होता है, ये एक क्या कहते हैं, मासूमियत होती है। बच्चे जी। बचपन में तो बिगड़ते ही हैं। तो ये बीड़ी पीते थे तो वो थोड़ा छूट जाती थी, जी। तो हम उसे उठा के पीते थे उसको, ऐसी कि क्या होता है, वी वो लाइक क्यूरियस कि इसे पी के होता क्या है। तो ऐसा ऐसा रहता था, कभी पकड़े जाते तो पिटाई होती थी, और बट घर वालों का डर रहता था, तो इसलिए बहुत ही दूर, मतलब करते भी थे तो पता नहीं चलता था कि ऐसा कुछ हुआ है। जी। और सर मुझे अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए कि फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, मदर फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर एक्स सर्विस मैन है, सूबेदार रिटायर्ड, और मॉम टीचर है, और हम 4 भाई बहन हैं। मेरी जी। सबसे बड़ी बहन है, शी इज़ मैरिड। बड़े भैया हैं, अभी अभी वो फादर बने हैं। आपको एंड चाचू बनने की भी बहुत हाँ, बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड फिर छोटे भैया हैं प्रदीप, जो राइटर हैं, जी। और देन मैं। देन आप हैं। जी। तो मदर फादर बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो आपने कैसे सोचा कि आपको म्यूज़िक में जाना है या इस इंडस्ट्री की तरफ आना है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इनहेरिट हुआ है मेरे अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट प्रोफेशन में हैं तो उनके अंदर आर्ट नहीं थी। मुझे अब मैं जब एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे फादर को देख लो, तो मेरे फादर बहुत अच्छे स्केच बनाते हैं, बहुत अच्छे पेंटर भी हैं, जी। और अपने टाइम पे वो रावण का पार्ट खेलते थे बहुत अच्छा। मतलब पूरे हमारे रीजन में वो बहुत ही फेमस है। आप अभी भी नारायणगढ़ या थराली इस साइड जी। जाओगे तो आप पता करोगे कि सबसे अच्छा रावण का पार्ट कौन खेलता, तो मेरे फादर का नाम आता है। जी, तो वहाँ से भी कहीं लगा होगा आपको और कि हारमोनियम, अब मुझे याद आ रहा है कि हारमोनियम हमारे घर में अभी तक है, मतलब बचपन से है। तो हालांकि मेरे फादर आर्मी में थे तो इतना मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, जी। लेकिन और दूसरी ओर मम्मी, सोशल स्किल्स भी अच्छी है उनकी, टीचर तो हैं ही, जी। लेकिन वो लोक गीतों और फोकलोर्स इनके संपर्क में बहुत रही हैं। और अभी तक भी जैसे गांव में कोई भी कार्यक्रम होता है, अठवाड़ होते हैं, या फिर जीतो बगड़वाल का कोई जी। होता है, या देवता नाचते हैं, सामूहिक देवता जो कहते हैं, तो वहाँ पे परफॉर्म करती हैं, जागर या लोकगीत वैसे लगाते हैं। तो वो है, मतलब वो इनहेरिटेंस है। ऐसा कहते हैं कि मेरे दादाजी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे, तो अब पता नहीं। आपने कभी सुनी है अपने दादाजी की बांसुरी? मैं जब पैदा हुआ तो मेरे दादाजी चल बसे, अच्छा, तो तो फिर उसकी वजह से आप हाँ, सुन नहीं पाए कभी। मौका नहीं मिला। हम्म। तो जी, लेकिन ये है कि संगीत रहा बचपन से, ऐसा कभी सिखाया नहीं किसी ने, लेकिन वो शायद हो सकता है एक सबकॉन्शियसली फीड हुआ होगा। तो अच्छा लगता था जब स्कूल में कुछ फंक्शन होता था, मैं गाता था, तो एक अटेंशन भी मिलती थी, और अच्छा अनुभव होता था कि हाँ, लोग मुझे सुन रहे हैं। जी। तो जी। और भाई बहनों के साथ किस तरीके का बॉन्ड है आपका? झगड़ा होता है आप लोगों का? हाँ, अभी तो बहुत कम होता है, बट जी। बचपन में तो सबका ही होता है। लेकिन आई एम वेरी लकी, लिटरली बताऊँ, जब मैं लोगों को भी देखता हूँ और अपनी फैमिली को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे भाई बहन शायद ही किसी को मिलेंगे, स्पेशली भाई। मेरे भाइयों ने मुझे मतलब बचपन से ही पाला है, और इतना सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। मतलब इस दौर में अपने भाई बहनों को भी, मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है, मॉरली सपोर्ट किया है, वैल्यूज़। और छोटे भैया ने भी मुझे क्रिएटिविटी को लेकर बहुत सपोर्ट किया। वो नहीं लिखते तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। फैमिली तो ऑब्वियसली बात है, मॉम डैड हैं, तो फैमिली तो है ही, मॉम डैड तो हैं ही, उन्होंने भी सपोर्ट किया। मेरे बड़े भैया, मेरे अभी तक जब जैसे बदन दर्द होता है या कमर दर्द होता है तो वो दबाते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये जो वैल्यूज़ है ये मेरी फैमिली ने हमें बचपन से दी हैं। जी। एक दूसरे की मदद करना, काइंड नेचर होना, या मुश्किल दौर में अपने फैमिली के साथ होना। और मैं देखता हूँ आजकल की जैसे कोई भी ब्रदर सिस्टर में लड़ाई होती तो वो एक दूसरे को पूछते नहीं हैं, हाँ। अमूमन, या फिर रूठ के चले जाते हैं। अब आज तक भी हमारे घर में ऐसा है कि हम एक दूसरे से रूठते भी हैं, या हमारी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, थोड़ा एक बहस होती है, तो फिर भी मेरा भाई खाना बना के बोलता है ये तेरे लिए खाना है, खा लेना।
मतलब हाँ। थोड़ी नाराज़गी रहती है पर हाँ, वैसा नहीं है, क्योंकि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है ही। जी। तो और ये फादर के साथ किस तरीके का बॉन्ड है आपका? पहले तो बहुत ही डिस्टेंट था, लाइक अभी भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि फादर आर्मी में थे और उनकी कंडीशनिंग वैसी होती है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं वो। तो यही है बस, थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं बॉन्ड है जितना मम्मी के साथ है, जी। लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है फादर के लिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जी। इतने साल सर्विस करके 4 बच्चों को पढ़ाना, वो भी शहर में, ह्यूज टास्क। जी। तो यस, वही है, जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है वैसे ही, ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना जी। कि काम कैसा चल रहा है, वही नॉर्मल जो बात है। जी। जी। और फैमिली को लेकर आपको कभी प्रेशर रहा कि म्यूज़िक का क्यों कर रहे हो? यही कोई सिविल सर्विस कर लो या कोई और किसी चीज़ को लेकर प्रेशर? प्रेशर स्टार्टिंग में तो था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले खुद को प्रूव करना पड़ता है कि आप उस काबिल हो कि आप अपने लिए लड़ सकते हो, तभी आप अपनी बात रख सकते हो। तो जी। मैंने सबसे पहले खुद को प्रूव किया, उसके बाद बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ, जी। और उन्हें मेरे अंदर पोटेंशियल भी लगा। लेकिन हाँ, वही एक बात तो एक फैमिली वाले कहते ही हैं, हर किसी की फैमिली, कि आपको एक स्टेबल फ्यूचर देखना चाहिए। आपको, ये आर्ट फील्ड है और ये ट्रांजिएंट है, कभी भी चेंज हो सकती है। जी। तो ये हर फैमिली वाले कहते हैं, बट उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। और फादर चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं। मैंने जी। एनडीए भी क्लियर किया था, सीडीएस भी किया था, बट मैंने आज तक बताया नहीं था उनको। पर मैं गया नहीं फिर, क्योंकि तब तक मैं थिएटर करने लग गया था। अच्छा, आपने थिएटर भी किया जी। हुआ है। तो आपकी ऐसी कोई स्किल म्यूज़िक के अलावा से डायरेक्शन के अलावा ऐसी कोई स्किल जो आपको लगता है कि आपके अंदर है और अभी तक किसी को पता नहीं है उस बारे में? ए, बहुत सारे, मुझे तो अभी याद तो नहीं आ रहा, बट मैं थोड़ा बिल्ली की आवाज़ निकाल लेता हूँ या बकरे की आवाज़ निकाल लेता हूँ। इसका मतलब आप मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं। नहीं, मिमिक्री बहुत बुरी करता हूँ, बट ऐसे ही घर में मस्ती मजाक कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो है, ये कर लेते हैं हम लोग। और क्या करता हूँ मैं? हाँ, किसी के साथ मजाक बहुत अच्छा ज़्यादा कर कर लेते लेता हैं आप। हूँ कि वो रो जाए। ये बहुत एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पे आप मज़ाक कर लेते हैं कि सामने वाला रो जाए रो जाए। मज़ाक-मज़ाक में। जी। जी। और म्यूज़िक के अलावा अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप किस फ़ील्ड में होते? अगर नहीं हो म्यूज़िक में नहीं होते, एक्टिंग में नहीं होते और डायरेक्शन में नहीं होते तो वो किस फ़ील्ड में होते? पता नहीं, मुझे लगता है मैं आर्मी में होता, क्योंकि मेरी एनसीसी भी थी। जी। और मैंने एनसीसी इसलिए लिया था कि मैं समझना चाहता हूँ कि क्या होता है, क्या ट्रेनिंग होती है। तो मेरे 8 से लेकर, हाँ, 10th 9th 10th में भी एनसीसी, पर लेकिन मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। एग्ज़ाम नहीं दिया एनसीसी के। अब बल्कि मेरी कॉलेज, जब मैं कॉलेज था तो मेरे 3 मेन सब्जेक्ट थे, फिज़िक्स, मैथ्स, डिफेंस। तो केमिस्ट्री में बल्कि मेरे 12th में 96 नंबर आए थे, जी। लेकिन मुझे मिली डिफेंस, पता नहीं क्या था। तो डिफेंस का मैंने काफ़ी मतलब पढ़ा हुआ है। तो जी। फिर आप आर्मी या आर्मी से रिलेटेड किसी बैकग्राउंड में होते? आई गेस, यस। अगर होते। और अगर मैं आपको बोल दिया जाए कि आपको एक दिन का कल्चर मिनिस्टर बनना है, हम्म। तो आप क्या चीज़ें हैं जो लागू करना चाहेंगे और या क्या चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहेंगे उत्तराखंड फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री में? ऐसी अनगिनत चीज़ें, लेकिन जो मुझे पहले से ही एक मार्गदर्शन किया गया, या कह लो कि मेरे अंदर से आया, तो मैं एक यहाँ पर अलग अलग जगह पर एक ऐसा कल्चरल सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर फोक लोर्स, हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गीत हैं, जो अभी एक्सटिंक्शन के पे कगार पर हैं, और अभी तक ये मान के चलो 2% बचे हुए हैं। जी। कुछ तो लोगों ने सुन लिया है, लेकिन उसको गाने का तरीका क्या है, किस तरीके से गाते हैं, शाम को गाते हैं, सुबह गाते हैं, जी। उसके तौर तरीके और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं एक कल्चरल ऐसा सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, कोई भी आकर सीख सकता है। और वहाँ के जो डीन हैं, मैं उनको बनाना चाहता हूँ जिन्होंने इस मिट्टी के लिए संघर्ष किया है, जिनको लोक गीतों, लोक गाथाओं की नॉलेज है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसके साहित्य को संजोने में रख दिया है, उनको मैं रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा चाचा ताऊ कोई भी है तो उसको रख लो, नहीं।
जैसे आदरणीय हटवाल जी हैं, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी हैं, डी.आर. पुरोहित जी हैं, जी आदरणीय पद्मश्री माधुरी बरथवाल जी हैं, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पर बहुत ही बड़े साहित्यकार लेखक मदन मोहन दुकड़ान जी हैं, जी वो हैं। तो वैसे लोगों को वहाँ का मुखिया एचओडी होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा हर क्षेत्र में मैं एक ऐसा सिनेमा हॉल बनाऊं जहां से क्योंकि एक कमर्शियली और फाइनेंशियली भी हमारे आने वाले सिनेमा के लिए भी बेटर है, ये भी है। साथ ही साथ जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं जी या किसी भी तरह से गीत संगीत या कला के क्षेत्र में, उनको कुछ ना कुछ एक वेतन दिया जाए और उनके लिए कुछ ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाए ताकि वो भी संरक्षित रहें। आप ये मान के चलो, अगर कलाकार संरक्षित नहीं रहेगा तो कला कैसे संरक्षित होगी? जी ये राइट? बहुत बड़ी बात जी। है कि अगर कलाकार ही संरक्षित नहीं रहेगा तो फिर कला कैसे बचेगी। और दूसरी बात ये है कि आप ये मान के चले, कितने अच्छे लेखक थे हमारे यहाँ, जी कहाँ गए वो? गायब हो गए। पहले कितने अच्छे गीत लिखे थे, वो उनका भी कोई मतलब अभी है नहीं। मैं नहीं देखता हूँ कि कहाँ पे उनके गाने आ रहे हैं, कहाँ पे उनको काम मिल रहा है। बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ कि ताकि जो हमारे लेखक हैं जिन्होंने उस गीत की रचना की है, उस प्रोजेक्ट की रचना की है, जो उसके जीवनदाता हैं, उनको कुछ ना कुछ तो मिले। तो इसके लिए जी मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो फ्यूचर में कोई प्लान है आपका पॉलिटिक्स में जाने का, और नहीं, अगर है बिल्कुल तो मेरा कौन बहुत सी पार्टी ज्वाइन करेंगे नहीं, आप। बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा मन तो था कि अगर मैं कुछ होता तो यार यूथ को पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूथ नहीं आएगा तो फिर चेंजेस कैसे होंगे, अमेंडमेंट्स कैसे होंगे, क्योंकि उनको जी पता है यंग जनरेशन की क्या पीड़ा है। हम तो एक थिन बॉर्डर पे है ना, कि अगर हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो संस्कृति से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए और मॉडर्न भी होना चाहिए, ताकि दोनों लोग जो हैं उसको देख सकें और ऑडियंस ग्रैब कर सके, बेसिकली। जी तो ये है, हम एक थिन बॉर्डर पे हैं। जी। तो आपने म्यूजिक की जो शिक्षा है वो जी। कहाँ से ली आपने, मतलब आपके कौन से गुरु थे, गुरु आ, कौन थे आपके। तो बेसिकली मैंने म्यूज़िक बहुत लेट शुरू किया, लाइक फॉर्मल एजुकेशन। तो मैंने इग्नू से बीए म्यूज़िक ऑनर्स किया है, वोकल्स में क्लासिकल, जी और फोक मैंने सीखा है आदरणीय पद्मश्री माधुरी बरथवाल जी से। जी और बाकी ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से मैंने गिटार की थोड़ा स्पेशलाइजेशन की है। जी। जी तो जैसे कि आपने बताया आपकी स्कूलिंग जो है वो कुछ आपके गांव से हुई और कुछ आपने देहरादून से करी है। तो देहरादून में होने के बावजूद भी आपके दिमाग में वो पॉइंट कहाँ से आया कि आपको पहाड़ के लिए कुछ करना है, आपको कल्चर के लिए कुछ करना है, वो चीज़ कहाँ से आई। देखो, कल्चर के लिए कुछ करना मतलब ये पता नहीं, क्योंकि मैं गांव जाता रहता था और गांव के कनेक्शन में भी हूँ अपने मॉम डैड। मुझे लगता है कि ये वैल्यूज़ का खेल है, जैसे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वैसे आप बनोगे। तो मुझे आभास भी ये हुआ कि क्योंकि मैं गाता रहता था और सुनता भी रहता था, तो ऐसा लगा कि यार अगर मेरे अंदर प्रतिभा है तो मैं क्यों कुछ ना करूं। और ऐसा नहीं कि मैं कल्चर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो लोग बोलते हैं कि हमने संस्कृति के लिए ये किया है या हम संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, संस्कृति तो है ही ऑलरेडी। मैं ये मानता हूँ कि मैंने संस्कृति से कुछ लिया है, मैंने उसको दिया कुछ नहीं है, जी बल्कि संस्कृति ने, कल्चर ने, जो भी हमारे यहाँ के लोकगीत हैं या गाथा है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और उसकी वजह से मैं बड़ा हूँ। तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने उसको कुछ दिया है, राइट? तो ये तो बहुत ही गलत कथन होगी। जी जी, कि संस्कृति ने आपको सब कुछ दिया है। एग्जैक्टली उसने मुझे, लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैंने उसको बल्कि क्या दिया है आप बताइए? क्योंकि मेरा तो नाम हो रहा है ना, अगर मैं कोई भी गीत गाता हूँ या कुछ भी गाता हूँ उत्तराखंड के नाम से। हाँ, ऐसा
हो सकता है कि अगर मैं कल को कुछ बड़ा व्यक्ति बन जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए तो मैं उसको संजोने का काम कर सकता हूँ, संरक्षित करने का काम कर सकता हूँ। जी। राइट, संस्कृति तो ऑलरेडी है प्रेजेंट, लेकिन वो मूल रूप से है, लेकिन उसको साथ ही साथ लोगों तक ले जाना भी तो पड़ेगा। तो वो काम मैं, वो मीडियम में बन सकता हूँ। लोगों तक पहुंचाने का जी। माध्यम आप अपने आप को कहना चाहेंगे, एग्जैक्टली। संस्कृति को पहुंचाने का। जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप कल्चर मिनिस्टर बन के काफ़ी सारे चेंजेस आप करना चाहेंगे, तो आपने कभी कुछ इनिशिएट किया या आपको लगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, या ऐसा कुछ इनिशिएट आपकी तरफ से? जी हाँ, अभी हमने एक एक्टिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई है जो कि 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक होगी, 5 दिन की। उसमें हमने बॉलीवुड के बहुत ही लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर हैं पराग मेहता, जी। जिन्होंने बाजीराव मस्तानी, रामलीला, गदर 2 और ऐसे कई बहुत रिनोन्ड फिल्म्स हैं, उनकी कास्टिंग भी करी है। और एक एक्सपीरियंस्ड कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं एक्टिंग वर्कशॉप लेकर। तो इसमें उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल भी हमारा साथ दे रही है, और ये हम कर रहे हैं। मेरे साथ संजय बिष्ट हैं, अभिषेक मेंदोला जी हैं, रजत हैं, TNL प्रोडक्शंस और संभव मंच परिवार के ज़रिए हम ये जो हैं हमने ये इनिशिएटिव लिया है एक्टर्स के लिए, स्पेशली एस्पायरिंग एक्टर्स और डिज़र्विंग एक्टर्स जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में अपना करियर देखते हैं, तो उनके लिए हमने ये वर्कशॉप करवाई है। जी, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर कि एक इनिशिएटिव आपकी तरफ से लिया गया एक्सपायरिंग एक्टर्स के लिए। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी इस वर्कशॉप को अटेंड करें। इस वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब सर, थोड़ा आपके रिलेशनशिप स्टेटस पे बात करते हैं। हाँ जी। क्या आपके प्लान्स हैं शादी को लेकर? कब हमें खुशखबरी मिलने वाली है आपकी शादी की, है और मेरी दर्शकों को कब मिलने वाली है? गर्लफ्रेंड है मेरी। जी, हमें बहुत खुशी होगी ये जानने की कि वो कौन है। अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। जी, तो अभी आपके फ्यूचर, मतलब शादी को लेकर कब तक आपकी शादी हो जाएगी? जैसा कि आपने बताया आपकी गर्लफ्रेंड है, तो फिर होने वाली होगी शादी तो? अभी तो नहीं, बट कुछ वक्त लगेगा, देखते हैं। देखते हैं, जी। वो आने वाला वक्त बताएगा। जी। जैसे कि सर, आपने बॉलीवुड में भी बहुत काम किया है, बॉलीवुड के साथ भी आपने काम किया है। तो सबसे पहले तो मुझे अपने बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि जो जी। जो प्रोजेक्ट्स में आपने किया है, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगी वहाँ पे किस तरीके का कल्चर होता है, ओके। किस तरीके से वहाँ पे मतलब चीज़ें की जाती हैं, बिहाइंड द सीन्स कैसे होते हैं वहाँ पे, बैक कैमरे के पीछे क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ा आप बताएंगे उनके बारे में। तो पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म थी मेरी जर्सी, 2022 में रिलीज़ हुई थी। शाहिद कपूर वाली, गौतम नायडू टिन्नानूरी उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, और मुझे मौका मिला उसमें काम करने का, एंड स्क्रीन स्पेस शेयर किया मैंने, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साथ ही साथ मैंने दूसरी फिल्म की थी करण राजदान जी की, हिंदुत्व, उसमें भी अच्छा स्क्रीन स्पेस था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। जितने भी मेरे फेलो एक्टर्स थे, को एक्टर्स थे, बहुत अच्छा लगा। एंड वहाँ का इकोसिस्टम देखिए, वहाँ पे क्योंकि बहुत सालों से, क्योंकि फ़िल्म का गढ़ माना जाता है और मुंबई नगरी, तो वहाँ से इतने सालों से काम होता जा रहा है, तो वहाँ पे एक सिस्टम है। जी। टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं, एडवांस टेक्नीशियंस हैं। ये अच्छी चीज़ लगती है, और एक सिस्टम से चल रहा है ना काम। और बाकी लेकिन मुझे यहाँ पे भी अच्छा लगता है कि हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। मुंबई में देखिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जी। देखो पॉलिटिक्स हर जगह होती है, या बिफोर द शूट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल होते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मुंबई ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया है। जितना भी मैं रहा हूँ वहाँ के, फॉर्चुनेटली जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जी। बहुत अच्छे लोग मिले। इनफैक्ट जितने भी मराठी लोग मुझे मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मुझे तो सच में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, और उन्होंने बहुत हेल्प की है। चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों, वहाँ पे आपको पता है कितनी बहुत सेफ्टी है वहाँ पर। आप रात को 2 बजे भी चले जाओ, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत सेफ्टी है वहाँ पे, सेफेस्ट सिटी लगती है मुझे।
मुंबई आपको बिल्कुल एकदम सेफेस्ट सिटी सेफ भी लगती है, और इकोसिस्टम, काम का इकोसिस्टम, हाँ आपको थोड़ा वक्त लगेगा काम मिलने में, स्ट्रगलिंग लेकिन पीरियड ज़्यादा रहेगा। हाँ, नहीं आप देखो, दो चीज़ें हैं, आप मुंबई अगर स्ट्रगल करने जा रहे हो तो आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप काम करके जा रहे हो हाँ तो आप काम लेके जाओ वहाँ पर, कि आपके पास देने के लिए क्या, रिसोर्सफुल बनो ना, जी। तभी तो आपको काम मिलेगा। हालांकि है, स्ट्रगल तो है हर हर फील्ड में, लेकिन आप कुछ देने के वांदे से जाओ ना वहाँ पर। अगर आप लेने के लिए जाओगे तो आपको वक्त लगेगा। जी। आप बोलो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या चीज़ उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस मिल तो वो जाएगा आपको चीज़ काम। आपको काम मिल जाएगा। और सर दूसरा, मैं मतलब जो आपने बॉलीवुड में जर्सी मूवी करी थी, तो उसका कोई ऐसा किस्सा या कुछ कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? बहुत जी अलग एक्सपीरियंस रहा होगा वो आपका। जी, तो क्या हुआ कि मुझे यहाँ से लोकल कास्टिंग असिस्टेंट थे, तो उन्होंने मुझे एक नॉर्मल से रोल के लिए सेलेक्ट किया था, कि बोला कि यार ये गूंस का कैरेक्टर है और उसमें बस कुछ नहीं, हीरोइन और हीरो पास करेंगे, तो बस तुम्हें फ़ोन पे ऐसे बात करनी है या ऐसे गपशप मारनी है, ऐसे कुछ। तो वो ऐसा, वो बैकग्राउंड ब्लर ब्लर में था, ऐसे कुछ था, तो कितने 2-4 सेकंड का सीन होगा वो शायद। तो जब मैं वहाँ पे गया, और फॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ कि जो लड़का 8 महीने से उस किरदार के लिए सेलेक्टेड था, जी। तो उसके अचानक से पैर में एक कुछ इश्यू हो गया था, इंजर्ड हो गया था, तो वो नहीं कर पाया, खड़ा नहीं हो पाया। तो वहीं पर ऑन द स्पॉट ऑडिशंस हुए, और 25 से 30 लोग उस ऑडिशन के लिए आए थे। मुझे एट द मोमेंट, मतलब एट द मोमेंट क्या, एक दिन पहले मुझे वहीं पर बोला गया कि एक ऑडिशन हो रहा है और ऐसे ऐसे वहीं पर। तो मुझे 3 या 4 बार स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा, पहले असिस्टेंट से अप्रूवल, फिर सेकंड असिस्टेंट, फिर चीफ असिस्टेंट, फिर डायरेक्टर के पास, फिर एक्टर को दिखाया गया कि ये है। तो वहाँ पर 30 लोगों के बीच में मुझे सेलेक्ट किया गया, तो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई कि हाँ, मतलब मुझे उस वक्त लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। जी। जी और सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे न्यू कमर्स हैं, जी। यूथ अब आना चाह रही है हम्म उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में भी और म्यूज़िक इंडस्ट्री में हम्म भी, तो आप क्या उनको गाइडेंस देना चाहेंगे? जैसे कि आपके रूटीन्स बहुत टाइट होते हैं, कई बार आपको रात को ही निकल जाना पड़ता बिल्कुल। होगा, कभी सुबह जल्दी उठना हाँ पड़ता हाँ। होगा, तो किस तरीके की आप गाइडेंस देना चाहेंगे यूथ को बेसिकली, कि इस तरीके से उनका अच्छा रहेगा, आगे वो बढ़ पाएंगे, तो क्या आप उनको देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात है, ख़ुद को प्रिपेयर रखो अगर आपको करना है। देखो, एक होता हॉबी और एक होता आपको एज अ प्रोफेशन करना है, जी। प्रोफेशनली जी, बनना है। ये सबसे बड़ी बात है हाँ कि एज अ हॉबी करना हाँ और एज अ प्रोफेशन हाँ। करना। तो अगर आप एज अ हॉबी देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत कम टाइम के लिए सरवाइव कर पाओगे, क्योंकि हॉबी में आपको एक साइड ट्रैक है ना, वो तो ठीक है, मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो ठीक है। हम्म। लेकिन आप प्रोफेशनली सोचते हो कि आप पैशनेट हो कि मुझे एक्टर बनना है या म्यूजिशियन बनना है, वट जो भी बनना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको काम करना है, तो आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको सीखना पड़ेगा। आप सबसे पहले थिएटर से शुरू करो, जी। थिएटर से शुरू करो। आपको नहीं मिल रहा है कहीं, सीखो। एक्टिंग वर्कशॉप लेना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। अगर आप थिएटर में 3-4 साल नहीं दे सकते हो, 2 साल नहीं दे सकते हो, 1 साल नहीं दे, लेकिन आपको एक्टिंग वर्कशॉप लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप सीखो, चाहे म्यूज़िक की वर्कशॉप लो, म्यूज़िक सीखो, पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। जी। डिसिप्लिन, और एट अ टाइम रेडी रहना। आप ये वेट मत करो कि मुझे काम मिलेगा। सबसे पहले आपको काम मिल भी गया, लेकिन आपको काम ढूंढना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, पिच करना पड़ेगा कि मुझे ये काम आता है। मुझे क्यों और लेना चाहिए? एग्जैक्टली, यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। मेरे गुरुजी ने ये बात सिखाई थी, आलोक उल्फत जी ने, कि यू हैव टू बी रिसोर्सफुल, तभी आपको लोग काम देंगे। तो जिस बीच मेरे पास काम नहीं था, तो मैं रिसोर्सफुल बना। मैंने थिएटर किया, मैंने फिर म्यूज़िक सीखा, मैंने गिटार सीखा, मैंने एडी का काम किया, मैंने ईपी का काम किया, मैंने एक्सेल शीट में काम किया, और मैंने मार्केटिंग भी सीखी। मतलब मैंने हर फील्ड में काम किया, लेकिन मेन मेरा एक्टिंग रहा। लेकिन ये पीछे की चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है। प्रोडक्शन संभाला, क्योंकि एज एन एक्टर आप जा रहे हो, तो आपको, मुझे लगता है, हर चीज़ का सेंस होना चाहिए, जी। यू नो।
कि किस तरीके से कहाँ पे क्या चीज़ क्या होनी होना चाहिए, चाहिए। डायरेक्शन सीखा, जी, डायरेक्शन किया। हमने देखा आपको बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी अवार्ड जी मिला जी था। जी। तो उसमें जब आपने डायरेक्शन सीखा तो मतलब आपका पहला कौन-सा गाना था जिसमें आपने सीखा? मतलब आपको लगा कि हाँ, मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ? मेरा जो गाना आया था 2019 में, छुई लगाणु को डंग, उससे मैंने एज अ डेब्यू डायरेक्टर, एक्टर एंड सिंगर काम किया था। तो हमारा पहले से एक विजन था, हम क्योंकि वर्ल्ड सिनेमा देख के आए हुए हैं, हुँ, तो हुँ, हमें हुँ। हमारा पता था कि यार हम लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से काम कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, कि हमारे विजन को कौन स्क्रीन पे ला सकता है, ऐसा व्यक्ति उस टाइम तक हमें मिला नहीं था कि जो हमारी इमोशन समझ सके, क्योंकि भाई ने लिखा है, मैंने गाया है, हमारा एक एक विजन रहा है कि हम इस तरीके से स्टोरी लेना चाहते हैं या इस तरीके से दर्शाना चाहते हैं, तो वो हमें मिला नहीं। तो मुझे एक्सीडेंटली डायरेक्टर बनना पड़ा, क्योंकि हमें वो इतना, एक्सीडेंटली हाँ। बनना पड़ा लेकिन अब आप उसमें निपुण हो चुके हैं जी बिल्कुल। जी 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 जी। आपको उसका अवार्ड भी मिला है, हाँ, तो अब बिल्कुल आप उसमें निपुण हो चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है मेरे लिए कि लोग कहते हैं कि यार ये एक्टर है, डायरेक्टर है या सिंगर है, इसको क्या बोलें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल डायरेक्टर हूँ, मैं नहीं करना चाहता था, बट अभी भी मैं ये कहता हूँ कि मेरे विजन या मेरे खुद के प्रोजेक्ट मैं खुद ही डायरेक्ट करता हूँ जी, मोस्टली। मैंने किसी और को भी दिया था, लेकिन वो वो नहीं बात नहीं आ पाई जो आ पाई जो इमोशंस मैं कर सकता था या जो भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा डायरेक्टर है जो मेरे विजन को स्क्रीन पे ला सकता, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि वो डायरेक्ट करे, क्योंकि एज अ एक्टर और डायरेक्शन साइमल्टेनियसली काम करना बहुत ही हेक्टिक रहता है, जी, तो वो बहुत चीज़ें मुश्किल। सँभालना बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली मुश्किल होता तो होगा। वो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इतना बर्डन आए, लेकिन अगर मुझे ऐसा डायरेक्टर मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गिव हिम वर्क। अब हमें ये कब सुनने को मिलेगा कि नियो सर प्रोड्यूस भी करने वाले हैं? बिल्कुल जल्दी। बहुत जल्दी हमें ये सुनने को मिलेगा कि नियो सर अभी प्रोडक्शन में भी उतर गए हैं। नहीं, प्रोड्यूस, हाँ, मतलब मैं ऐसा प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता हूँ जिसमें यंगस्टर, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको काम मिले, टैलेंटेड लोगों को काम मिले। जी, रिलेटिव या जो भी नेपोटिज्म बोलते हैं। आप इस बारे हाँ में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो इट हाँ। मीन्स कि शायद ये चीज़ें इंडस्ट्री में हो रही हैं तो नहीं, वो हर जगह होगी, और वो ऐसा गलत चीज़ नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कि जिस पे टैलेंट है उसको काम दो। जी, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। देखो, क्रिएटर से बड़ा जो होता है वो क्रिएशन, मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि आपका प्रोजेक्ट आपसे बड़ा है, क्योंकि लोग उसको देखेंगे ना कि आपको क्या, बाद में हाँ देखेंगे, प्रोजेक्ट पहले हाँ, देखेंगे। काम कैसा किया है वो देखेंगे, और काम से ही आपका नाम बनेगा। जी, नाम से आपका काम क्या मतलब, आप लोग तो प्रोडक्ट देखेंगे ना कि इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, तो वही चीज़ है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है, उसके बाद सारे लोग। और सर आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना जी चाहूँगी क्योंकि ये सवाल मेरा हर आर्टिस्ट से रहता है जी। कि उत्तराखंड फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही नहीं लगती और आप वो चीज़ चेंज करना चाहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस क्वेश्चन को लेके, इस चीज़ को लेके आपका क्या मत है? क्या चीज़ सही नहीं लगती है? हाँ, और क्या चीज़ आप चेंज करना चाहेंगे या क्या चीज़ अच्छी है? देखिए, दो चीज़ें हैं। सही तो देखिए, सही और गलत, मुझे एज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे सही और गलत क्या होता है ये, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है जी, देखने का। जी, मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, उनका अलग होगा। तो सही और गलत के बारे में ना बात करते हुए क्या मैं पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ, मैं इस जी, पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि सिनेमा में सबसे पहले मैंने जो कहा है कि एक तो मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि किसी ने आपको काम दिया तो आप उसको दोबारा काम देंगे, वो बहुत अच्छी ह्यूमैनिटी है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है। जब तक हमारे लिए प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उत्तराखंडी सिनेमा के लिए जो एक सोच है, नीयत, हुँ, वो अगर साफ़ नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री का ग्रो करना। दूसरा, एक व्हाट डू यू कॉल, एक शब्द आता है कि आप स्थिर हो एक चीज़ को लेके। स्टिल, हाँ, स्टिलनेस या स्ट्रक हो कि हमें यही चाहिए। आप ये मान के चलो, कलाकार, कला को आकार देने वाला, हुँ,
आप ये मान के चलो क्रिएटर, अगर उसे कलाकार कैसे बोलेंगे जब वो कुछ नई इनोवेशन नहीं कर रहा है। जी, कुछ अगर क्रिएटिव नहीं हाँ, करेगा जब तक। अगर मान के चलो मैंने कुछ चीज़ मुझे मिली है, जैसे मैंने कोई लोकगीत गाया, मैंने एज इट इज़ गा दिया है, ठीक है, वो एक रॉनेस होनी चाहिए, उसकी एक मर्यादा होती है ना, जी वो होना चाहिए। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी आपको उसी तरीके से सुनेंगे जी और देखेंगे, उसको परसीव करेंगे, उसको गाएंगे। तो वो रॉनेस होना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम उसको किस नए ढंग से परोस सकते हैं, नए तरीके से। हालांकि उसको एक माइन्यूट चीज़ें, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कहाँ तक उसकी मर्यादा है वहाँ तक रख के उसको क्या नए तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो कलाकार का काम है। तो एक जो छोटी सोच है वो हमें उसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, ब्रॉड माइंडसेट रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने फ्रेटर्निटी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक नंबर एक ये है। दूसरा, टैलेंटेड लोगों को काम देना जी पड़ेगा, चाहे वो न्यू कमर्स हैं, चाहे कोई भी है। तीसरी चीज़, हम कहते हैं कि लैंग्वेज वो एक प्रैक्टिकल रियलिटी होती है कि लैंग्वेज, जैसे श्रीनगर कहते हैं कि फिल्मों में श्रीनगर की गढ़वाली होनी चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए। लेकिन तीसरी चीज़ ये है, आप बताओ दूर दराज के गाँव में, रिमोट एरिया जैसे नीति माणा, थराली से ऊपर हो गए, उनकी भी तो कोई लैंग्वेज है, मतलब वही लैंग्वेज है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जी अगर कोई उनकी स्टोरी पे काम करता है तो वहाँ की डायलेक्ट्स भी तो यूज़ करने पड़ेंगे ना, तभी तो भाषा संरक्षित होगी ना। अगर जब तक हम उसी एक पर्टिकुलर ही फॉर्मेट पे चलेंगे कि नहीं यही भाषा होनी चाहिए, तो तब तक कैसे सरवाइव करेगा। जी कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं, ऐसी मूवीज भी बनानी चाहिए हाँ, जिनमें वहाँ की लैंग्वेज भी यूज हो। एग्जैक्टली और उसको आप सबटाइटल करो और डबिंग करो। जी उसके आप डबिंग बहुत सारे निकाल सकते हैं एग्जैक्टली अलग अलग तभी तो उसमें। भाषा संरक्षित होगी ना। जी एक तरफ तो हम ये बोलते हैं कि नहीं बोला भाषा संरक्षित होनी चाहिए, अपना पहाड़ तें जो वे का वास्ता हम तें काम कन पोड़ दूँ। बट बात ये है कि भाई आप फिर उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको। जी जी एग्जैक्टली सिर्फ बोलने से मुझे लगता है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, जितनी हम प्रैक्टिकल करेंगे वो ज़्यादा बेटर होंगे। एग्जैक्टली अब जैसे कि आपने अभी बात करी नीति वैली साइड की, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर थोड़ी बहुत मतलब तिब्बत से मिलती जुलती है, तो उनके लिए शायद काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता होगा यहाँ श्रीनगर वाली भाषा समझना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ऐसा कहते हैं कि मानक भाषा है, तो वो मतलब इजीली अंडरस्टूड है, इसलिए फिल्मों के लिए वो रखी भी जाती है। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी जी चाहिए। जी लेकिन मैं ये कहता हूँ उसके साथ साथ हमें और चीज़ों पे भी तो काम करना पड़ेगा ना। जी जैसे कि वहाँ की भाषा में भी अगर बोली जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को हाँ पता हाँ है हाँ, वहाँ की जी भाषा, जी 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 और शायद ही मतलब लोगों को समझ में आती है, पर वो बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग बात करते हैं, जी। तो उस चीज़ में काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे जहाँ तक आपकी बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि हमें प्रैक्टिकल चीज़ें करनी चाहिए। आप ये मान के चलिए, यहाँ पे लोकगीतों की वर्कशॉप कब से नहीं हुई? मुझे नहीं लगता कि लोक कभी गाथाओं की कब से वर्कशॉप हुई है। आप देखिए ना, हम यूथ को ही पता नहीं है। हाँ जी तो एग्जैक्टली कल्चरली जो भी ऊंचे पद पर हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे लोकगीत नहीं रहेंगे, हमारे लोक गाथाएँ नहीं रहेंगी। एलिमेंट्री स्कूल्स में हमारे अगर पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाएगी, तीलू रौतेली से लेकर जीतू बगड़वाल से लेकर ये कहानियाँ हमें नहीं बताई जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी खतरे में है। और आजकल हमारा बच्चों को पता ही नहीं होता है कि नहीं, जीतू बगड़वाल कौन थे। अस्तित्व हमारा खतरे में है क्योंकि कहीं किसी भी रीजन की जो भी अस्तित्व होता है उसकी बोली, भाषा, कल्चर, खान पान, रहन सहन से होता है। आप ये मान के चलो, आप ये चार धाम यात्रा पे जाते हो, जी तो आपने कौन सा गढ़वाली कोई स्पेशल रेस्टोरेंट देखा होगा, जहाँ पे बहुत सारे होने चाहिए अमूमन, हाँ बट जी आपने बहुत कम देखे होंगे गिने चुने कि जो एक स्पेशली गढ़वाली खाना बनाते होंगे। मैं तो बहुत मिस करता हूँ। जैसे देहरादून में तो काफ़ी हैं, बट उस साइड भी देहरादून होने चाहिए, होने चाहिए। क्योंकि चार धाम पे आप ये मान सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आता है। आप पंजाब ले लो, पंजाब में आपको पंजाबी, कहीं भी देखो पंजाबी खाना मिल जाएगा। जी मराठी में देखो, ये महाराष्ट्र में आपको मराठी खाना मिल जाएगा। तो लेकिन फिर ये गढ़वाल में क्यों चीज़ नहीं, उत्तराखंड में या होनी उत्तराखंड में क्यों चाहिए। नहीं? जी ये एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है आपने एक सरकार को भी वो दिया एक पॉइंट ऑफ व्यू। जी अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार का
क्या रहता है आर्टिस्ट को लेकर, क्या उनका रुझान रहता है? क्या अभी तक आपको लगा कि सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बन सकती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, किया है और हमें भी कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी हाल ही में करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी वर्कशॉप करने वाले हैं। मुंबई से डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर को बुला रहे हैं, यहाँ पर वर्कशॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको ऐसी चीज़ें लगातार करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे फ्रेटर्निटी को भी काम मिलेगा। फ्रेटर्निटी नहीं, हमारे ओवरऑल जो स्टेट है वो भी आगे बढ़ेगा ना। जी। जी, तो सरकार अभी भी कर ही रही है और कर रही आगे है, आप लेकिन और करना चाहिए, और करना चाहिए, और अच्छे लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, अच्छे लोगों तक उनको अमल में लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और जो मेन बड़े पद पर हैं वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको भी कल्चर से वो सेंसिटिव होने चाहिए इस क्षेत्र में कि हाँ, हमें ये करना है तो इस तरीके से करना है। जी। तो सर, अब मैं आपसे एक गीत सुनना चाहूँगी, कोई लोकगीत जो आपने अपने गुरुजी से सीखा हो। ओके, कोई एक लोकगीत प्यारा सा हमारी ठीक। ऑडियंस के लिए। तो भाई ये है मेरी गर्लफ्रेंड मेरा प्यार, अच्छा, तो इसी की ये बात थी कर रहा आपकी था। गर्लफ्रेंड? जी, ये ही इसी ने मेरा सबसे साथ दिया है मुश्किल दौर में या खुशी में। ये मेरे हिसाब से हर कलाकार की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनका हाँ, रिलेशनशिप स्टेटस यही है अपने इंस्ट्रूमेंट को अभी देखिए लेकर। ना, किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो म्यूज़िक बनाने लग जाता है, जी। या खुश रहता है तो म्यूज़िक में काम करता। तो इसकी वजह से मैंने गाने कंपोज किए हैं और इसकी वजह से मुझे काम मिला। जी। तो पहली गुरु मेरी माँ है, तो उन्होंने मुझे एक चमोली का एक फोक गीत सुनाया था, जो जी। कि गाथा प्रधान गीत है। शिव जी और सती जी के बीच में एक संवाद है, तो उसकी दो लाइनें गाता हूँ जी, मैं। जी, बहुत जी, लंबा बिल्कुल। गाना है लेकिन 2 लाइनें। हाँ, बल चारो दिनो स्वामी मैं तुड़ा जयुलो, बल चारो दिनो स्वामी मैं तुड़ा जयुलो, म्यारो मेती ऋषियुंगो करी जो हुर्यु च, म्यारो मेती ऋषियुंगो करी जो हुर्यु च, म्यारो भोले शंभूमि मैं तुड़ा जयोलो, म्यारो भोले शंभूमि मैं तुड़ा जयोलो, बल भैंसियों गो खरो को तू कैमुंगे छोड़ली गोरा, बल भैंसियों गो खरा को तू कैमुंगे छोड़ली, भैंसियों गो खरा कमी भैंसियों धरुलो स्वामी, भैंसियों गो खरा कमी भैंसियों धरुलो, मैं तो कैनी गोरा बलकन में तेरो, मैं तो कैनी गोरा बलकन में तेरो। जी, बहुत ही प्यारा ये मुझे गीत लगा। तो जिन लोगों को शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता दूं कि ये शिव पार्वती के बीच जो संवाद है, तो उसके बारे में बात चल रही है। और माता पार्वती कहती हैं कि मुझे अपने मायके जाना है। मेरे मायके में कौथिग जिसे कहते हैं मेला लगने को कहते हैं, कि माता पार्वती कह रही हैं कि कि मुझे कार्य हो रहा है तो मुझे उसमें जाना है। तो शिव भगवान उन्हें रिप्लाई करते हैं कि गाय भैंस किसके पास छोड़ के जाएगी। तो माता उसका भी जवाब देती हैं। फिर शिव जी बोलते हैं कि रोज रोज तुम्हारा मैथ हो रहा है। ये वाला अतुला संवाद, भंडारा तू कैमू गया छोड़ेली, मतलब हाँ, इतना है काम धान ये है किसके पास छोड़ा। छोड़ेगी। तो
इस ये तरीके बहुत से। ही प्यारी कॉम्पोजिशन जी। आपने, बहुत ही प्यारा मुझे लगा। तो इसी के ऊपर मैंने एक प्ले देखा है, जी। नंदकिशोर हटवाल जी का जी, लिखा जी, हुआ जी। है, नंदा की कथा। हम्म। तो मैं बताना चाहूँगी, मैंने भी उसमें किया हुआ अरे है। वाह, बहुत तो बढ़िया। मैंने वो काफ़ी बार स्टेज प्ले कर चुकी हूँ। क्या बात है। तो उसमें भी सेम यही संवाद हैं, पर अलग तरीके से लिखे हुए हम्म। हैं। तो इसलिए मैं उस चीज़ को कनेक्ट कर पाई थी जी, कि जी, जी, जी। बहुत ही प्यारा ये संवाद था। तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने जी, जी। आपसे इतना प्यारे कॉम्पोजिशन सुनी। जैसे कि आपने अपनी माँ ने जो आपकी सिखाया, वो आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत। जी। तो अब आप अपनी गुरु माँ का सिखाया हुआ कोई गीत अगर हमें सुना दें तो। जी, जब मैं शिक्षा ले रहा था तो आदरणीय माधुरी परथवाल जी ने मुझे ये सिखाया था। इन्होंने बोला था कि ये साउथ का राग है और जी। हमारा लोकगीत और गायन शैली इतनी गूढ़ है और इतनी विचित्र है कि साउथ का राग हमारे यहाँ के लोकगीतों में है। तो गोपिका बसंत इस राग का नाम है और ये गाना भी एक संवाद पे है कि गौरा जी का कहीं दोष लग जाता है। हाँ जी। तो उनकी जो बहनें थी अलग अलग जी। देशों में ब्याही गई थी। देशों मीन्स स्टेट्स में हाँ जी। ब्याही गई थी। तो उसमें यूदु सराणी ते ग्वालो पीड़लो राजा विश्वासो नियायो जी। यूदु सराणी ते ग्वालो पीड़लो राजा के कुलाकी दोसाजी। थोरी भी आई चिनकी बुरकी गे राजा के कुलागी दोसाजी। स्वामी के कुलागी दोसाजी। हमरा कन्नौज में उल्टो चलोणो स्वामी के कुलागी दोसाजी। यूदो सराणी ते ग्वालो पीड़लो राजा के कुलागी दोसाजी। तो इसमें मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया कि माता पार्वती की जो माँ है, वो अपने स्वामी से पूछ रही हैं कि ये हमारी भूमि में किसका दोष लग गया। नहीं, ये कन्नौज के जो राजा हैं जी। उनके जो प्रजा है वो पूछते हैं उनसे कि राजा जी ये हमारे क्षेत्र पे किस चीज़ का दोष लग गया है, कि गौरा जी का दोष लग गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को नहीं पूछा। जी। तो दे की परयुठो माँ कीड़ा गिबजी गेबल राजा के को लागी दोसा जी। हाँ तो ये जी, कि पूरा मतलब एक सब सवाल। चीजें हाँ, उल्टी चल रही उल्टी हैं। चल रही है। ऐसा क्या हो गया, किसका दोष लग गया हमारा हमें? कन्नौज में उल्टो चलोणो बल हाँ, राजा के को कि लागे दोसा जी। किसका दोष लग भेरी चुका है। भी आई चिनखी बुरकी गे, मतलब जो पैदा हुई कि उसको बोलते मेल वाला भैंसा पैदा हो गया, लेकिन जो है फीमेल। हाँ नहीं, चिनखी ये बकरी के बेटी। बकरी हाँ। बकरी बुरकी के बोला, अच्छा जी। या भैंस पैदा हुआ तो बकरी बुरकी, मतलब इस तरीके का मतलब संवाद बहुत है। चीजें जी, उल्टी चल हाँ, रही थी, तो वो उसके लिए बोलते हैं कि हमारे उसमें गौरा जी का दोष जी, लग जी, गया जी, है। जी। जी, तो बहुत ही प्यारी, ये भी बहुत ही प्यारा गीत था, हमने सुना। तो मैं काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर पा रही थी आपसे, क्योंकि एज अ उत्तराखंडी मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट कर पाई होगी। बिल्कुल। बहुत ही प्यारी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे और लोकगीत लोगों के सामने आने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ना जो एक्सटेंट होती जा रही हैं। आप कहीं ना कहीं लोग नहीं सुन पा रहे बिल्कुल, हैं ये बिल्कुल, चीज़ों को। पर्यावरण संरक्षित गाने भी हैं हमारे यहाँ पे, एनवायरनमेंट के ऊपर। गड़लंका भीतर, ये देखो, गड़लंका भीतरा बेके की होली डाली, गड़लंका भीतरा बल अमुआ की डाली। अमुआ तुम खाया पर डाली तेना तोड़ा, अमुआ तुम खाया पर डाली तेना तोड़ा। तुम डाली तोड़ला हम घर बोलला, तुम डाली तोड़ला हम घर बोलला। बुब्बा जी का पासा बे बुब्बा जी का पासा, बुब्बा जी का पासा बे बुब्बा जी का पास। तो ये कि तुम बहुत सारी। अमुआ खाओ पर डाली मत तोड़ना, तो इस जी, तरीके की तो पर्यावरण के ऊपर पे हमारा कल्चर इतना ज़्यादा वास्ट है कि यहाँ हर चीज़ के ऊपर गीत बना हुआ है, जी पर बिल्कुल। शायद वो अभी लोगों तक नहीं पहुँचा।
तो मैं आप सभी आर्टिस्ट से ही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी ऐसे गीत हमारे बीच लेकर आएँ बिल्कुल। जो ऑडियंस को सुनकर लगे कि हाँ मतलब ये चीज़ें भी हैं उत्तराखंड में। वो चीज़ें मैं चाहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसे गीत और लेकर आते आएंगे रहें आएंगे हमारे बिल्कुल बीच में। जी। और आगे का क्या प्लान है फिर, मतलब आगे क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमें नियो सर की तरफ से सुनने को मिलने वाले हैं? जी अभी 2 फिल्में की है। एक है बीरा बालाजी प्रोडक्शन से, जी जी। और एक जन्मभूमि आशा फिल्म्स एंड टेलीविज़न से आने वाली है एज अ लीड। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम पूछेंगे सर से कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होने वाले हैं, और उनके लिए जवाब देने के लिए इनको मिलेगा सिर्फ 2 सेकंड का टाइम। 2 सेकंड? जी मतलब अच्छा। तुरंत जवाब देना है आपको एकदम। कोई फंसाना चाह रहे हो? चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। गढ़वाली फोक या मॉडर्न पॉप? गढ़वाली फोक। ड्रीम कंट्री टू परफॉर्म? स्विट्जरलैंड। जी। बेस्ट एक्ट्रेसेस रैंक 3 उत्तराखंड इंडस्ट्री? साक्षी काला, श्वेता महारा और नताशा शाह। जी, ये काफ़ी अच्छी रैंक थी। अब टॉप 3 एक्टर आपको छोड़ के उत्तराखंड? सृजन डंगवाल, शुभम सेमवाल, एंड देयर इज़ वन मोर जिनकी अभी फिल्म आई है, और बाकी जल्दी संजू जल्दी सिलोड़ी। जी। किसके साथ काम करना चाहोगे फ्यूचर में? सबके साथ। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? नहीं, सभी हैं, सच बता रहा हूँ मैं, सभी है। और ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहोगे? कोई भी नहीं है, सबके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। रैपिड फायर बहुत ही अच्छा था और हमें कुछ मिल भी गया है, थोड़ा माल मसाला। कोई नहीं। एक एक्ट्रेस का नाम भूल गया मैं। वो शी इज़ वेरी डिजर्विंग। ओके। शिवानी भंडारी। जी। उनका काम बहुत अच्छा, एज एन एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ, नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है करेला जूस राउंड, जो हम अपने सारे गेस्ट के साथ करते हैं। तो इस राउंड में बेसिकली क्या करना है, या तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है, या तो फिर आपको करेला जूस पीना पड़ेगा। ओके। उसमें सबसे पहला, चाइल्डहुड सीक्रेट निकनेम? या तो बताइए, या फिर आपको करेला जूस पीना पड़ेगा। मतलब अंग्रेज, कुछ और भी थे, अंग्रेजी अच्छा, बोलते थे मुझे। अंग्रेज बोलते थे। हाँ। किसने दिया था आपको ये सीक्रेट ये निकनेम? सभी बोलते थे गांव वाले। अच्छा, मोस्टली सभी बोलते हाँ, थे। क्योंकि मेरे बाल बहुत वैसे थे, मतलब ब्राउन, आंखें ब्राउन, बचपन में बहुत। जी। नेक्स्ट है कोई ऐसा सुपरस्टिशन जिसमें आप बिलीव करते हो? जैसे कि मैंने देखा आपने पायराइट भी पहना हुआ है, हाँ। तो थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं। हाँ। पर ऐसा कोई सुपरस्टिशन जिसमें आप बिलीव करते हो? मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं ऐसा तो कुछ। बिना जवाब दिए तो आपको करेले का जूस पीना मुझे पड़ेगा। नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा बहुत कि मैं ऐसा क्या सुपरस्टिशन है। आपने मेरा दिमाग घुमा दिया बिल्कुल, मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा ऐसा कौन सा है। जो फैमिली वाले बोलते ही हैं उनको, और तो बाकी कोई नहीं है। मैं पी सकता हूँ ये फिर, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। जी। वैसे आपको पूरा नहीं पीना था ये। अच्छा सॉरी। एक सिप पीनी थी बस। अरे पहले बोलते। प्लीज इसको रिफिल कर दीजिए। कड़वा तो पी लेता हूँ मैं, इतने सालों से कड़वा पी रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं। अब आपके लिए अगला सवाल है, हम्म। उत्तराखंडी क्रश, उत्तराखंडी इंडस्ट्री में कोई क्रश? क्रश नहीं, उत्तराखंड में तो कोई क्रश नहीं है। नहीं, आपको देना पड़ेगा। है ही नहीं तो कहाँ से दूं मैं? नहीं होनी तो होगी तो पक्का। नहीं आप है। बता नहीं रहे हमें। नहीं, सच में नहीं है ऐसी कोई है नहीं। ना। पी लो फिर भी। ओहो। इसका जवाब देना था हमें। भयंकर कड़वा हो रहा है तो मिठाई दे दो। मिठाई हम आपको शो के बाद दे देंगे। हम्म। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ओवररेटेड आर्टिस्ट कौन है? ओवररेटेड? जवाब चाहिए, वरना फिर पीना पड़ेगा नहीं कड़वा। तो ठीक है, बट
ओवररेटेड क्या होता, किसी को ज़्यादा फेम मिला हो या ऐसा? नहीं मतलब आपके हिसाब से ओवररेटेड? मेरे हिसाब से कोई नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? नहीं है सच में। आप नहीं देंगे मतलब हमें कुछ ऐसी चीज? लोगों के प्रति मेरे ओपिनियंस है ही नहीं, मतलब एक्टर्स या जो भी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो चलिए, ये था हमारा करेला जूस राउंड, जिसे कि हम हेल्दी राउंड भी बोलते हैं। हमारे आर्टिस्ट की थोड़ा हेल्थ बनाते हैं करेला जूस पिलाकर। बिल्कुल। अब नेक्स्ट राउंड की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी। नेक्स्ट है डिक्शनरी राउंड, जिसमें मैं हिंदी के कुछ शब्द बोलूँगी और आपको उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक। तो चलिए सर, डिक्शनरी राउंड शुरू करते हैं। सबसे पहला, दिल। जिकुड़ी, जिया, हिया। ठीक है। नीचे। वबरा, मतलब नीचे, मूड़ी। अच्छा, मुड़ी। गिरना। गिरने के तो अलग अलग साउंड है, जैसे कोई पहाड़ से ऐसे लोट पोट के गिरता है उसको लमड़ी ये बोलते हैं, और कोई धड़ाम से गिर गया हो तो भत्त पड़ी ये, और लमड़ी के, रौड़ी के, जैसे घस रड़िए तो रड़ गया, कीचड़ में रड़ गया तो अंदर का पहाड़ी आ जाता है, घस। हाँ, घस। जी। टेरेस। टेरेस, धुरपल। ग्राउंड फ्लोर को क्या बोलते हैं? उबरा, हाँ उबरा। जी। भेड़। ढेपरा, और हम चमोदी में बन ढेपोर। मेमना। मेमना, चिनखी, और हम बोलता चिनिखी। भालू। भालू, रीख। टोकरी। टुफीर, और जो बड़ा रहता है उसको डॉल बोलते हैं। अच्छा। जिसमें जो ये आँचरी या वो गणे रहते हैं शिव जी के, वो जो भी भूत भात, उनको खाना दे, डॉल अच्छा। बड़ा सा रहता है। लड़का लड़की उनको क्या बोलते हैं? नौनी, नौनियाल टेरी में भी बोल दें, हमारे अख बोल दें लोड़ा, लोड़ी क्या गया, लोड़। अच्छा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का एक रिवाज है कि हम अपने जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं, उनको हमारे बाबा केदार भेंट में देते हैं। तो सर, आपके लिए भी हमारे बाबा केदार ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। आज की जो कॉन्वर्सेशन थी सर हमारी, जी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। थैंक यू। आपके साथ आपके प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिले, और आशा करती हूँ मैं आने वाले टाइम पे भी बहुत सारे गीत हमारे बीच आने वाले हैं आपकी तरफ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस पॉडकास्ट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पर भी मिल जाएंगी, और नियो सर का इंस्टाग्राम हैंडल भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो उत्तराखंड का कल्चर है वो जीवित रहे और लोगों के बीच इतने अच्छे कलाकारों की आवाज़ पहुंचती रहे। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।